फंडामेंटल आइडिया के लिए चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, मार्केट में फिलहाल कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर आए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी, वीरू जी, आपको भी नमस्कार और जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। स्टॉक्स के रडार की बात की जाए तो अभी जो हमारे टेक्निकल पैनल में मैंने देखा कि दो जन ने तो रियल्टी स्टॉक दिया है और मानस ने केईआई दिया है, जो एक तरीके से रियल्टी के एंसिलरी कही जा सकती। तो मुझे लगता है कि इस पे ही ध्यान देना चाहिए और एशियन पेंट्स के साथ जाना चाहूंगा। इस हफ्ते, इस महीने स्टार्ट पीरियड खत्म होने के बाद अगले महीने से त्योहारी सीजन चालू हो जाएगा, तो वहां से भी एक पॉजिटिव वाइब्स है। जीएसटी के जो रैशनलाइजेशन हुए उससे भी लगता है कंजम्पशन में बढ़त आएगी। और उसके अलावा कंपनी की बात की जाए तो टॉप की 10 डेकोरेटिव कंपनीज जो ग्लोबली है उसमें से एक इनका नाम आता है। 27 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इनके। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, 1.6 लाख रिटेल स्टेशन है। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री पिछली बार आई बहुत ऑप्टिमिस्टिक आई, क्योंकि उन्हें ये लगा कि वॉल्यूम में रिकवरी हो सकती है। अर्बन डिमांड तो बढ़ी हुई है ही, अच्छे मॉनसून की वजह से रूरल डिमांड में भी बढ़त की उम्मीद बनती है। और हमें लगता है कि जिस तरीके के करेक्शन टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि उनका एक मेजर रॉ मटेरियल है, वहां हुआ है, तो वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा इनके जो मार्जिन्स प्रेशर था उसको। और इन सब चीजों के मध्य बीच में अगर आप देखें तो ऊपर से बहुत अच्छा करेक्ट हो चुका कंपटीशन वगैरह की खबरों के कारण से, और इस वक्त हमें लगता है बहुत स्वीट स्पॉट में है। छोटी अवधि में 2600 के टारगेट हो सकते हैं, लेकिन कोई साल भर तक रखता है तो 2700 2750 तक के टारगेट हो सकते हैं। एशियन पेंट्स 2505 पे आपकी कॉल। और जब एशियन पेंट्स की बात होती है ना, तो रंगों का जिक्र ना किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद कभी आप भोपाल में गई हैं? एक दुकान है वहाँ पे, भोपाल वस्त्र भंडार, गई हैं कभी? भोपाल गई थी मैं निवेश निर्णय के लिए वीरेंद्र जी, और बहुत अच्छी बस सिटी है, बहुत प्यारी वहीं सिटी है। आपको अनुज जी ने गच्चा दे दिया, क्योंकि वो गए थे शॉपिंग पे रचना जी के साथ। वहाँ एक ही थान हाँ, का रचना जी कपड़ा आई खरीदा थी। गया था। एक ही थान का कपड़ा था, शर्ट वही है दोनों, है ना अनुज? बिल्कुल कलर मैच कर रहा है। राजेश जी का थोड़ा सा हो गया, अदरवाइज राजेश जी भी मैच खाई जाते हैं ना। रचना देख रही हैं आप? सेम लग रहा है तीनों का। हाँ, रचना जी का और मेरा बिल्कुल देखा सेम काफी लग रहा मैच है, कर रहा है। हाँ, मैच कर रहा शेड्स है ऑफ बिल्कुल पर्पल। कैसे अनुज? पता नहीं, देखिए अगर ये हमारे वहीं यहाँ की पे शॉपिंग थी क्या? हमारे स्टाइलिस्ट टीम ने देख लिया था तो पहले ही हम में से किसी एक को तो बोल देते आप चेंज कर लीजिए। तो खैर पता नहीं था। लेकिन हाँ, काफी मैच कर रहा है। बट सही बोला, सही पकड़ा काफी आपने मैच वीरू। कर रहा है, काफी मैच कर रहा है। अच्छा, राजेश जी की शर्ट पे ब्लैक रंग की ये टाई भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। बस संजोग है, लेकिन हाँ, बड़ा सुंदर संजोग है यहाँ पर। अच्छा राजेश जी, ये एक चीज़ आपसे पूछूं मैं, ये रियल स्टेट एंसिलरी में अभी ये मानस जी ने एक कॉल दी के इंडस्ट्रीज़ को देखी, केबल्स एंड वायर सेगमेंट में अच्छा मूव पकड़ रहा है। आप पॉलीकैब को देखिए, आप पेस्टल को देखिए, आप के को देखिए। आप लोगों ने इस रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस में होम इम्प्रूवमेंट में क्या लिया है, और इवन सेंचुरी प्लाई? देखिए, अभी जो एशियन पेंट दिया है वो भी एक तरीका से रियल एस्टेट एंसिलरी है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मैं समझता हूँ एस्ट्रल के साथ जाना चाहिए। बहुत शानदार कंपनी है, दो डिवीजन है, प्लम्बिंग के और एडेसिव के, जहाँ पर पेंट्स वगैरह में भी इनकी पहुंच बनी हुई है। 500 करोड़ के आसपास कंपनी में कैश पड़ा है। केपेक्स लगातार चल रहा है, डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जो पीवीसी के प्राइसेस पहले दबाव में थे, जिस कारण से पिछले 2 तिमाही से नतीजे दबाव में आए थे, वहां पर भी अपटिक देखा गया है। देश की एक बड़ी दिग्गज कंपनी जो पीवीसी में कारोबार करती है, उन्होंने प्राइस हाइक्स लिए, कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी लगी है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इन सब चीजों का फायदा इस कंपनी को मिलेगा। और ऊपर के लेवल से देखेंगे तो बहुत अच्छा करेक्ट कर चुका है, यहाँ से एक अच्छी अपसाइड दिखती है। ओके, चलिए बात करते हैं आज के वन ऑफ द बिग मूवर्स ऑफ द डे। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया। कुछ समय पहले तक पेटीएम का स्टॉक एकदम से 5% गिरा। चलिए इस पर भी आएंगे डिटेल में, लेकिन राजेश अग्रवाल जी, ये वोडाफोन आइडिया, अब इस पर क्या व्यू लिया जाए? क्योंकि अब एक चीज़ क्लियर है, अब आज जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं खुद सुन रहा था, सरकार ने कहा कि अब हम अपोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली अब एक तरीके से सेमी पीएसयू कंपनी हो गई, तो क्या क्या ही अपोज करेंगे। लेकिन जितने बड़े होल में है ये वोडाफोन आइडिया, क्या बाहर आ पाएगी और क्या अभी होगा? इस रैली में से फंसी हुई पोजीशन से निकले या अभी बने रहे? अनुज जी, आपको शायद ध्यान हो, हमने कई बार ऐसा कहा है कि पिछले 2 3 4 साल से वोडाफोन की जो भी दिक्कतें चल रही है
और जितने भी छोटे निवेशक है वो इसमें फंसे हुए हैं। और जबकि इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी भारती को देख लीजिए, उसके भाव कहाँ के, मार्केट कैप कहाँ का कहाँ चला गया। तो उतना दिमाग अगर वहीं लगाया होता तो मुझे ख्याल से वहाँ अच्छे पैसे थे। खैर एनीवेज, आज की डेट में अगर वोडाफोन की बात की जाए तो 2 चीज़ें अच्छी हुई है। पिछले क्वार्टर्स में आरपूज़ में अच्छी बढ़त देखी गई, ₹177 तक आरपूज़ चला गया और सबसे अच्छी बात है कि 198 मिलियन सब्सक्राइबर है। स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स इनके पास अच्छी खासी है और ब्रांड लेगेसी बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लगातार लॉस में कंपनी, पहली तिमाही में 6600 करोड़ का लॉस, नेटवर्थ नेगेटिव, 4G में कुछ रोल आउट हो रहे हैं, 5G में कुछ रोल आउट हो रहे हैं। अब ये खबर आ रही है कि शायद विरोध ना हो। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा न्यूज़ में बैक जाएँ तो टेलीकॉम मिनिस्टर ने साहब ने कुछ दिन पहले ही ऐसा कहा था कि वो और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोई चाहत नहीं रखते हैं। तो इतने सारे दिक्कतों के बीच में अब हालात ऐसे बने हैं कि इसे ट्रेडिंग कॉल की तरह ही लेना चाहिए कि अगर 1 हफ्ते बाद कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो थोड़ा बढ़ जाएगा, नहीं बहुत खराब होगा तो आपको साढ़े 7 रुपये में बिकेगा। तो इस तरीके से मैं कहूँगा कि 1 हफ्ते के लिए आप रुके रहें, अदरवाइज़ यहाँ से निकलने में ही समझदारी है जो निवेशक है उनके लिए। ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए ₹6 से 9 साढ़े 9 रुपए की एक रेंज है। नीचे के लेवल्स में लीजिए, ऊपर के लेवल्स में निकलिए, यही कहानी है। बिल्कुल यही कहानी है इस समय वोडाफोन आइडिया की। खैर निचले लेवल से सुधार तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की तरफ देखते हैं जरा जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं क्लियरली। राजेश अग्रवाल जी, ये एक्सिस बैंक ने पिछले कुछ दिनों में क्या खुराक खाई है आपके हिसाब से, और क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? देखिए, बुलिश व्यू है। पिछली बार जो नतीजे आए, थोड़े दबाव में आए, उसके बाद गिरावट देखी गई। लेकिन अगर आप देखो तो एसेट क्वालिटी में सुधार आया था, एनआईएम्स स्टेबल हुए थे और मुझे लगता है कि वैल्यूएशन पैरामीटर्स में अगर दूसरे जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, खास करके प्राइवेट सेक्टर में, उनसे अगर देखें तो एक गैप है। तो यहाँ पे हमारा अनुमान है ये स्टॉक 1220, 1225 तक जाता हुआ दिखता है अगले 1 क्वार्टर। ओके, एक्सिस बैंक, क्योंकि बैंक्स की बात कर रहे हैं और पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी हमें मोमेंटम देखने को मिल रही है और एसबीआई पे लगातार चर्चा भी करते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल अगर आप देखें तो दर्शकों के एसबीआई पे ही होते हैं। राजेश अग्रवाल जी, एसबीआई आज रिपोर्ट्स भी पेश कर रही थी, फाइनेंशियल सेमिनार्स में जो टेक अवेज आए हैं एसबीआई के लिए पॉजिटिव हैं। हालांकि ज़्यादा टारगेट अभी भी नहीं दे रहे ब्रोकरेजेस, लेकिन आपको एसबीआई में कहाँ तक के टारगेट नज़र आ रहे हैं और जिनके पास है वो क्या कर रहे हैं, जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या हिदायत लंबी अवधि के लिए? देखिए, जिनके पास है वो बने रहे, जिनको लेना है गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा-सा एसआईपी मोड में अगर रिटेल निवेशक करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कारण देश की सबसे बड़ी बैंक है, बुक्स बहुत अच्छी है, एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार आया, बट रेदर बैलेंस शीट सबकी क्लीन अप हो गई है पूरे पीएसयू बास्केट्स की। और जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड में बढ़त हुई है, इनके बॉन्ड पोर्टफोलियो बहुत शानदार है, जहाँ से इनके फायदे होने वाले हैं। दूसरे, इनकी सब्सिडियरीज अच्छा कामकाज कर रही हैं। योनो में अच्छा मूवमेंट बना हुआ है और कुछ दिन पहले की बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने ये कहा था कि सब्सिडरीज को मोनेटाइज करना चाहिए पीएसयूज की। तो वो एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है जो आने वाले दिनों में हो सकता है। तो मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक बहुत ही उपयुक्त है। टारगेट कम से कम 15 से 20% की बढ़त 1 से 1.5 साल में बिल्कुल हो सकती है। ट्रिगर्स अगर हो जाएँ तो और ज़्यादा बेहतर होगा। अवसर की पिक का अब मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से हम ग्रेफाइट इंडिया के साथ जाना चाहेंगे। कंपनी की बात की जाए तो 6 प्लांट है इंडिया में और 1 जर्मनी में है। 98,000 टन की इनकी कैपेसिटी है। क्रूड लगातार कई क्वार्टर्स से डाउनटिक पे चल रहा है, तो जो इनके बहुत फायदे की बात है क्योंकि नीडल कोक यूज होता है जो क्रूड का डेरिवेटिव्स है। स्टील इंडस्ट्री लगातार डिकार्बोनाइजेशन की तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट में जाएगी, जो वहाँ ग्रेफाइट की खपत बढ़ती हुई नजर आएगी। और जापान की एक कंपनी रेजोनैक ने अपने प्रोडक्शंस बंद कर दिए हैं चाइना और मलेशिया में, उसका भी फायदा इनको मिलने वाला है। और इस बार के जो नंबर्स आए पहली तिमाही के, बहुत शानदार नंबर थे। 600 करोड़ का एक्सपेंशन कंपनी ने अनाउंस किया, जिससे इनके 25,000 टन पर एनम की कैपेसिटी ऐड हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज, नंबर्स वाइज, एक्सपेंशन वाइज बहुत स्वीट स्पॉट में है। यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए
और मुझे लगता है कि 1.5 साल अगर कोई रखता है तो मौजूदा स्तर से 15% की बढ़त हो सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। काम में तो रेस रेस पार्टी रहती है, हाँ हाँ, गुरुग्राम में तो पार्टी बहुत रही है। नंबर कम है इसमें। खैर सही है। मुंबई सबसे ऊपर है ना, 22,000 नहीं इवन चेन्नई 22,800, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम, सूरत। ये कोलकाता किस पर है नंबर पे है रोज? अच्छा 5वें नंबर पे, 1 2 3 कोलकाता 4 5वें नंबर पर, हाँ। हाँ राजेश जी, वेल्थ क्रिएटर्स के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो ना, मैं कोलकाता में भी, बट राजेश जी एक कल्चर आपने देखा है कि जो अनलिस्टेड मार्केट है ना, आपने भी एक चीज़ देखी होगी कोलकाता ने, और वहाँ की मतलब मैं सुना है अनलिस्टेड मार्केट में कोलकाता का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, ऐसा है क्या कुछ? देखिए सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएट की है। कंपैरिजन की तो मैं नहीं जानता कि अनलिस्टेड का मार्केट कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। ये कह सकता हूँ कि अच्छा हाँ खासा मार्केट है कोलकाता में। खास करके हाँ पिछले 2-3 साल में तो बहुत अच्छी बढ़त हुई जब से एनएसई, एनएसडीएल, एनसीडेक्स ये सब के कारोबार होने लगे अनलिस्टेड में खास करके। तो बढ़त तो हुई है। अब कंपैरिजन दूसरे शहरों से क्या बैठता है वो इस वक्त के आंकड़े मेरे पास नहीं। बट अनुज एक बात है इसमें, ये जो नेटवर्थ लोगों की ऊपर आई है ना, इक्विटी मार्केट, मिड कैप्स और रियल एस्टेट, दोनों ने अगर आप देखें आपकी नेटवर्थ में सबसे वो 100%। तो ये थोड़ा सा जायज़ा लिया, और मेरे ख्याल से मामला इवन स्टीवन ही होगा। वीरू, आप कौन सा यूज़ करते हैं? सैमसंग। हाँ, तो एंड्रॉयड हो गया आप। चार्जिंग इश्यूज है ना, हाँ चार्जिंग इश्यूज हो गए, चेक करिए। अब ये इसमें कैमरे चार्जिंग की- पूरे दिन चल जाती है, हाँ बट आईफोन में नहीं चल पाता, इसलिए मैं नहीं, आईफोन की दिक्कत पता है क्या है? आईफोन की दिक्कत क्या है, जैसे ही उनका नया वर्जन आता है ना, पुराने फ़ोन की बैटरी एकदम से अपने आप डेड हो जाती है। वो कुछ ना कुछ ऐसा उसमें पैच डाल देते हैं ताकि हमने कि ताकि आपको नया फ़ोन बेसिकली लेना ही पड़े। राजेश अग्रवाल जी, एप्पल या फिर एंड्रॉयड, आपके पास कौन सा है? मैं वीरू के साथ जाऊंगा सैमसंग। सैमसंग। गाबा सर, आपके पास? एप्पल 15। एप्पल। राजेश जी? एप्पल 14। एप्पल। रचना जी, आपके पास? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड। तो दो हो गया मामला। कविता जी? म्यूट पर है, पर कविता एंड्रॉइड जी ने म्यूट कर Android, रखा हाँ। है। अब एंड्रॉयड वो सुन लिया, एंड्रॉयड है। मानस, आपके पास? आईफोन है, आईफोन। आईफोन है। इवन स्टीवन है मामला। इनफैक्ट जो कैमरे के पीछे जो हमें डेली कैमरे पे लाते हैं वो सब भी सैमसंग के साथ जाते हैं, एंड्रॉयड के साथ। कह रहे कैमरा उनको भी सैमसंग का पसंद है। चलिए खैर, ये बैटल तो, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि एप्पल ने जो एक मुकाम हासिल किया, मतलब ये लाइन आपको सैमसंग के बाहर नहीं मिलेगी, ये लाइन आपको एप्पल के बाहर ही मिलेगी। मतलब मैं अगर इस चीज़ को अगर आप कहें तो इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर, नेक्स्ट लेवल ब्रेक। आपके स्क्रीन पे लुक एट Hyundai, इस पर नज़र नहीं गई, लेकिन एट 2828 2828 पे ये अपने करियर हाई पे क्लोज होता हुआ आज 4% की मजबूती और एक वर्टिकल राइज दिया इस स्टॉक ने इस सेकंड हाफ में। मई में इसका भाव था 1797, लिस्टिंग थी इसकी आप समझिएगा कि अक्टूबर की, और अब 2817 में। क्या वेल्थ क्रिएटर रहा है, और आई थिंक ऑटो में इसको हम, सिंस इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, तो हम बहुत उल्लेख नहीं करते, बट शानदार मूव यहाँ पे। चलिए बात करते हैं अब सप्ताह अंत की, वीकेंड में आपके पास देखने के लिए क्या क्या है सिनेमा घरों में या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे। राजेश जी बताइए, इस हफ्ते क्या क्या देखने को मिलेगा नया? वीरू जी, वीकेंड पे आऊं उससे पहले अभी आप हुंडई की चर्चा कर रहे थे, तो मैं जस्ट 1-2 सेकंड बोलना चाहूंगा कि कल, वैसे तो मैंने पहले भी कई बार दिया है, बट कल सास बहू में SBS पिक्स में हमने हुंडई मोटर ही दिया था। एनीवेज, अब OTT की बात किसका की कमाल है जाती है ये? कमाल किसका है? ये सास बहू का या आपका कमाल है? सॉरी, नहीं, कमाल किसका है? ये आपका कमाल है या सास बहू का कमाल है? नहीं ये फिर अगली बार से वही दोहराया जाएगा। सास बहू का कमाल है। वो आशीष सुन रहे होंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए बताइए आपकी आज मतलब OTT पे क्या देखें? देखिए, OTT पे अगर आ जाए, पहले थिएटर पे अगर आए तो 3 मूवीज रिलीज हो रही हैं। जॉली LLB 3, जो कि एक फ्रेंचाइजी टाइप सीरीज बन गई है,
और हमारे हिंदुस्तान में ऐसा रहा है कि जो फ्रेंचाइजी सिस्टम्स जो आते हैं ना, बाद में जो पहला बहुत अच्छा आता है, दूसरा थोड़ा-सा अच्छा आता है, तीसरे चौथे तक वो एकदम बर्बाद होने लगता है। वैसे ही मुझे ट्रेलर देख के ऐसी कोई बहुत एक्साइटमेंट हुई नहीं है। हालाँकि इसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला तीनों हैं जो अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं। इसके अलावा अजय है, जो एक पॉलिटिकल ड्रामा है, उसमें भी कोई विशेष कास्टिंग है नहीं। परेश रावल, पवन मल्होत्रा, अनंत जोशी है। तीसरी निशांची है, अनुराग कश्यप की मूवी है, इसलिए थोड़ी-सी एक्शन वगैरह अच्छे हो सकते हैं उसमें। स्टोरी लाइन अच्छी होगी, बट कास्टिंग उसमें भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये तीनों हॉल में जाने लायक है। ओटीटी पे जब आएगा तब देखेंगे। कल आशीष जी ने एक मराठी मूवी का ज़िक्र किया था एसबीएस में, दशावतार की, जो पहले मुझे पता नहीं थी, बाद में मैंने उसे थोड़ा-सा गूगल वगैरह किया तो स्टोरी लाइन वगैरह मुझे बहुत शानदार लगी। हालाँकि कलकत्ता में कहीं भी रिलीज़ हुई नहीं है, बट बॉम्बे वाले दर्शकों के लिए अगर कहीं हो तो इसे बिल्कुल देखें। अब ओटीटी पे अगर आए, तो बहुत शानदार सप्ताह कहूँगा, क्योंकि 2 बहुत बड़ी सीरीज़ कही जा सकती है। पहली तो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड है, जो आर्यन खान, जो शाहरुख खान साहब के सुपुत्र हैं, वो उन्होंने डायरेक्ट करी है रेड चिलीज़ के बैनर के अंडर में। एक बॉलीवुड की असल चेहरा दिखा रहा है कि कैसे एक इंडस्ट्री आउटसाइडर है और एक जो एक स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स हैं, उनके बीच का स्ट्रगल, किस तरीक़े से मूवीज़ बनती है वगैरह। तो इसमें कुछ आर्टिस्ट हैं, जैसे लक्ष्य है, जुगल है, उसके बाद मोना सिंह है, साथ में बॉबी देओल हैं, कुछ बड़े स्टार्स की स्पेशल अपीयरेंस भी है। मुझे लगता है ये बिल्कुल देखनी चाहिए, ये पहली पसंद रहेगी। उसके बाद द ट्रायल है, जिसका सीज़न 2 आ रहा है, काजोल जो पिछली बार भी जिशु सेनगुप्ता के साथ थी और बहुत अच्छी बनी थी, मुझे उम्मीद है ये भी बहुत अच्छी बनेगी। 2 अच्छे एक्टर्स, खास करके बंगाल के काजोल और जिशु सेनगुप्ता है, तो हमारी एक्साइटमेंट और भी बनी हुई है। तीसरी महा अवतार नरसिम्हा जो रिलीज़ हुई थी और जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक बहुत बड़ी हिट हुई थी थिएटर्स में, उसकी ओटीटी रिलीज़ है। एक हॉन्टेड होटल करके एनिमेशन है जो शायद श्रेया देखेगी, एनिमेशन है वो करके, और 2 मूवीज़ है, सिनर्स, अंग्रेजी मूवी सिनर्स और 28 इयर्स लेटर, ये 2 बढ़िया मूवीज़ हैं जो ओटीटी पे रिलीज़ हो रही है। चलिए, बहुत कुछ है देखने लायक सिनेमा और ओटीटी पर। वैसे मैं फिर भी जॉली एलएलबी देखने जाऊंगा, जस्ट बिकॉज उसकी पहली दोनों इंस्टॉलमेंट मैंने देखी थी, दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इस बार अरशद वारसी और अक्षय कुमार दोनों आ रहे हैं, साथ में सौरभ शुक्ला भी हैं, तो और कुछ नहीं, सिर्फ उनके लिए अब एक बार तो जाके हॉल पे जरूर मैं देखने वाला हूँ ये फिल्म। जॉली भी अच्छी मैं लगती है, ट्रायल मैंने भी देखूंगा। देखी है फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, ट्रायल, चलिए ठीक है। चलिए आप बिल्कुल, अभी काम करते हैं, आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, क्विकली से पंचनामा का टीजर कर लेते हैं अगर टाइम है। इतना ही, और कोई अगर आपका सवाल हो तो ज़रूर पूछें। छोटे से अंतराल के बाद सीएनबीसी आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर अनुज के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात सोमवार की सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।